नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है, अमूर्त आदर्शीकृत प्रस्तुतिकरण जो एक वर्ग के सदस्यों की औसत और प्रारूपित धारणा को बढ़ाती है क्या कहलाती है। अब यहां पर किसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आदर्शीकृत प्रस्तुतिकरण जो एक वर्ग के सदस्यों की औसत प्रारूपिक धारणा, ध्यान दीजिएगा, औसत प्रारूपिक धारणा यानी कि एक तरह से औसत एवरेज किसी का व्यू पॉइंट की बात की जा रही है, को बढ़ाती है, उसे क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट या नई चीजों का आविष्कार करते हैं या डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? प्रारूप तैयार करते हैं या मॉडल तैयार करते हैं, ताकि हम इस मॉडल के अनुरूप अपने सही चीज का या जिस चीज को हम डेवलप करने वाले हैं, जिस संप्रत्यय को या जिस वस्तु को या जिस भी चीज को हम बनाने वाले हैं, उसका अप्रत्यक्ष रूप से इस मॉडल के अनुरूप, इस प्रारूप के अनुसार हम उसका थिंकिंग कर सके, उसके बारे में सोच सके और एक अपने निश्चित उद्देश्य के लिए वहां तक पहुंच सके। तो अगर हम इस आधार पर देखें कि उसको क्या कहते हैं, तो नेटवर्क यानी कि जाल नहीं कहा जा सकता है, उदाहरण प्रस्तुतकर्ता ये भी नहीं हो सकता है, आदि प्रारूप, आदर्श यानी कि ये बात कर रहा है प्रोटोटाइप की, तो अवश्य ही ये ऑप्शन सही होगा। तो 21 का जो ऑप्शन सही होगा वो प्रोटोटाइप सही होगा, यानी कि एक तरह का एवरेज, एक तरह का आदर्श, एक तरह का प्रारूप या मॉडल आप कह सकते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न पर चलें, तो विद्युत समान गति होने के कारण, विद्युत के समान गति होने के कारण कंप्यूटर भंडारित आंकड़ा पुनः प्राप्ति और उसमें हेर फेर या जोड़ तोड़ लोगों की अपेक्षा अधिक तेजी से कर सकता है, परंतु निम्नलिखित स्थिति में मानव मस्तिष्क कंप्यूटर को हरा देता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तुलना की जा रही है मनुष्य और कंप्यूटर में कि विद्युत की गति समान होने के कारण कंप्यूटर किसी भी चीज को भंडारित करना यानी कि उसे सेव करना, आंकड़ों का पुनः प्राप्ति यानी कि रिट्रीवल करना और उसमें जोड़ तोड़ करना यानी कि हेर फेर करना या मैनिपुलेशन करना, खासकर लोगों या किसी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से करता है। वो आप अनुभव भी करते होंगे, ठीक है। बात करें, परंतु निम्नलिखित स्थिति में मानव मस्तिष्क कंप्यूटर को हरा देता है। निम्नलिखित स्थिति में मानव मस्तिष्क कंप्यूटर को हरा देता है। ऑप्शन में देखें तो स्वतः शोध उपयोग, एल्गोरिदम का अनुपालन, सीरियल प्रोसेसिंग और साथ साथ प्रोसेसिंग। तो जो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें मानव मस्तिष्क कंप्यूटर को हरा देता है, वह कौन सी परिस्थिति होती है, इन चार ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो स्वतः शोध का उपयोग यानी कि रूल ऑफ थंब की बात की जा रही है, अंगूठे के नियम की बात की जा रही है, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको समस्या समाधान की इस दोनों रणनीतियों, चाहे आप ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें चाहे एल्गोरिदम की बात करें, दोनों के बारे में मैंने कई बार व्याख्यात्मक पर चर्चा की है। तो जहां तक हम एल्गोरिदम की बात करें, जो कि एक गणितीय नियम के आधार पर चलता है, यह समस्या समाधान की गारंटी लेता है, लेकिन समय कितना लगेगा ये नहीं, अधिक समय इसमें लगता है। तो इसके साथ अगर एल्गोरिदम के साथ आप कंप्यूटर के साथ चलेंगे तो अवश्य ही वह आपको हरा देगा। तो यहां पर यह ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता कि एल्गोरिदम विधि के द्वारा मनुष्य कंप्यूटर को हरा सकता है, कतई नहीं हरा सकता। सीरियल प्रोसेसिंग यानी कि सीरियल प्रोसेसिंग के द्वारा भी नहीं हरा सकता है, और साथ साथ अगर प्रोसेसिंग किया जाए तब भी नहीं हरा सकता, क्योंकि उसमें क्या होती है, विद्युत समान गति होती है। तो अगर हम बात करें तो रूल ऑफ थंब एक ऐसा नियम होता है जो रैंडमली तरीके से भिन्न भिन्न परिकल्पनाओं को बनाते हुए उसके उन परिकल्पनाओं
का सत्यापन करते हुए आगे बढ़ता है और किसी भी नियम का फॉलो नहीं करता, यानी रूल ऑफ थंब का फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है। तो अवश्य ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा स्वतः शोध उपयोग, और इस प्रश्न का आंसर होगा ए। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो समूहों द्वारा लिए गए अंतिम निर्णयों का प्रायः तुलनात्मक रूप से सरल नियमों द्वारा काफी ठीक ठीक पूर्वानुमान किया जा सकता है। ऐसे नियमों को क्या कहते हैं? यह भी प्रश्न सामाजिक मनोविज्ञान से लिया हुआ है। तो समूहों द्वारा लिए गए अंतिम निर्णयों का प्रायः तुलनात्मक रूप से सरल नियमों द्वारा काफी ठीक ठीक पूर्वानुमान किया जा सकता है। ऐसे नियमों को क्या कहा जाता है? तो अवश्य ही आप देखेंगे अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब, ऐसा कुछ नहीं यहां है, क्योंकि यहां पर किसी समूह के बारे में लिए गए निर्णय की बात की जा रही है, रूल ऑफ थंब नहीं हो सकता है। लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल रूल भी नहीं, यहां कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। कॉग्निटिव निर्णय, कुछ हद तक संज्ञानात्मक निर्णय की बात हम निर्णय स्कीमा की कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक या सही कहा जाने वाला, जो कि सोशल संदर्भ में बात की जा रही है, सामाजिक संदर्भ में बात की जा रही है, तो अवश्य ही जो इसका आंसर होगा वह होगा सामाजिक निर्णय स्कीमा, यानी कि सोशल डिसीजन स्कीमा ही इसका सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो बच्चों को वस्तुओं, पशुओं, लोगों इत्यादि के नाम, रूप और नामों के बीच संबंध जोड़कर सिखाए जाते हैं। स्किनर के अनुसार यह वाचिक गैप क्रिया प्रसूत के रूप में किया कार्य करता है। तो अब देखते होंगे कि जब हम बच्चों को फर्स्ट शुरुआत में लर्न कराते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि क से कबूतर। अगर क से कबूतर हम कहते हैं तो अवश्य ही वहां पर उसमें कबूतर बना होता है, तो हम सिंबल भी दिखाते हैं और कबूतर का जो चित्र है वो भी दिखाते हैं। तो इस आधार पर हम उनके नाम के साथ, उसके चित्र के साथ एक तरह से एसोसिएशन स्थापित करते हैं, एक तरह से संबंध स्थापित करते हैं, तब हम बच्चों को सिखाते हैं। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्किनर के अनुसार यह वाचिक क्रिया प्रसुप्त के रूप में कार्य करता है। किस तरह के क्रिया प्रसुप्त? संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में, व्यवहार कौशल के रूप में और मैंड के रूप में। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इसका एक इंग्लिश वर्जन अगर हम देखें 24 का, तो साइन यानी कि चिन्ह, सिंबल, ट्रेस, ट्रैक्ट एंड मान। तो अवश्य ही इसमें जो आंसर होगा वह इसका ट्रैक्ट होगा, यानी कि आप हिंदी वर्जन में इसको देखेंगे तो व्यवहार कौशल होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न पर चलें, जो कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मस्तिष्क की संरचनाएं दी हुई हैं और उसके कार्य सूची सेकंड में दिया हुआ है। तो आप पहले भी इस तरह के मिलान क्वेश्चन को हमने आपको बताया है, तो आप और ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिब्लम, जालाकार रचना, मज्जा या मेडुला और लिम्बिक प्रणाली। इधर सूची सेकंड में निद्रा, संवेग, प्रत्यावर्ती क्रियाएं, चालक प्रेषीय नियंत्रण। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम सेरिब्लम की बात करें, इसका सेरिब्लम जो कि लघु मस्तिष्क होता है, हमने आपको कई बार मस्तिष्क की संरचना बताई है। इस तरह से मस्तिष्क बना होता है जिसमें ये जो पार्ट होता है यहां से, इसको कहते हैं लघु मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि इस पार्ट को, इसको कहते हैं लघु मस्तिष्क यानी कि अनुमस्तिष्क सेरिब्लम कहा जाता है, जो खासकर चालक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, चालक पेशीय नियंत्रण के जिम्मेदार होता है। तो आप अवश्य ही मिला देंगे पी को किससे? 4 से मिला देंगे। वही हम जाल रचना की बात करें जिसे कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, यानी कि यह एक तरह का रेटिकुलर सिस्टम होता है जो हमारे नींद के लिए जिम्मेदार होता है, निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है, यानी हमारी उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होता है। जब ये उत्तेजित रहता है तो हम जागृत अवस्था में होते हैं, लेकिन जब इसमें सुसुप्ता आती है तो हम कहाँ चले जाते हैं? निद्रा में चले जाते हैं। तो अवश्य ही आप उसकी जो संरचना होती है वो यहाँ पर होती है, तो अवश्य ही इसके जो एक्टिवेशन से होता है वह हम ये निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है। वही हम मेडुला की बात करें
मज्जा की बात करें तो आप जानते हैं कि मेडुला एक ऐसा पॉइंट्स होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर सुषुम्ना और मस्तिष्क दोनों मिले होते हैं और इसे सेतु भी कहा जाता है, पुल का काम करता है मस्तिष्क और सुषुम्ना को जोड़ने में। तो अवश्य ही यह जो इसका कार्य होता है वह रिफ्लेक्टिव आर्क का होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का होता है। आपको बता दें कि जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह हमारे मेडुला द्वारा या सुषुम्ना द्वारा ही उन क्रियाओं का संचालन कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव आर्क कहा जाता है। आइए लास्ट में बचता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि लिम्बिक सिस्टम जो मनुष्य की ब्रेन की सबसे प्रमुख पार्ट होता है, जो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं जो मुख्य रूप से इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, इमोशन का होता है। इसके अंतर्गत थैलमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स ऐसे बहुत सी संरचनाएं होती हैं। यह सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। तो अवश्य ही आप लिम्बिक सिस्टम को किससे मिलाएंगे, संवेग से मिलाएंगे, इमोशन से मिलाएंगे, और इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं कि 4 सही होगा, यानी कि डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता तथा स्वक्षमता की भावना को सुरक्षित रखने के लिए अनुरूपता का विरोध करने की अभिप्रेरणा क्या कहलाती है। यह भी सोशल साइकोलॉजी का प्रश्न है, सामाजिक अनुरूपता का प्रश्न है। ठीक, तो ये अनुरूपता का विरोध करने के लिए बात की जा रही है। स्वतंत्रता तथा स्वक्षमता की भावना को सुरक्षित रखने के लिए आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, अपनी क्षमता होती है, लेकिन वह क्या होता है, सामाजिक दबाव के कारण अपने सामाजिक दबाव की तरफ झुक जाता है। उसी को अनुरूपता कहते हैं, यानी कि सामाजिक अप्रत्यक्ष दबाव, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष दबाव के अनुरूप अपने आप को बदल लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुरूपता कहते हैं। लेकिन जब इस अनुरूपता का विरोध करती है, करने की अभिप्रेरणा, विरोध करने की अभिप्रेरणा क्या कहलाती है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, अपनी विशिष्टता को दृढ़ता पूर्वक कहना, जबरदस्ती, अवज्ञा और प्रतिघात। आइए अब आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि अनुरूपता अपने व्यवहारों को समाज के अनुरूप झुका देना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि प्रतिघात कर रहे हैं उसको। तो अवश्य ही जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। अवज्ञा यहाँ पर होगा नहीं, मिलता जुलता है, लेकिन अवज्ञा सही नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो प्रतिघात होगा। जबरदस्ती हो ही नहीं सकता, दृढ़ता कहना हो नहीं सकता। तो सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें, जो कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। मनोगतिक व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक, यानी कि साइको डायनेमिक व्यक्तित्व को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रक्षेपी परीक्षण अत्यधिक रुचिकर होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, उनका जो आधार होता है वो क्या होता है, अचेतन मन होता है। अचेतन मन होता है, और अचेतन पर बहुत अधिक बल किसने दिया है, साइकोडायनेमिक जो मनोविश्लेषणवादी हैं या साइको एनालिटिकलवादी हैं, जिसके प्रवर्तक फ्राइड माने जाते हैं, उन्हीं लोगों ने प्रक्षेपी परीक्षण यानी अचेतन पर सबसे अधिक बल दिया है, अधिक रुचिकर होता है। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि यह ऑप्शन सही होगा। तो अभिकथन तो सही है। हम बात करें आर की, प्रक्षेपी परीक्षण अचेतन विचारों, भावनाओं और दुविधाओं को प्रकट करने के लिए तैयार किया जाता है। एकदम पूरी तरह से ये सही है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो मनोगति व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के लिए प्रक्षेपी परीक्षण अधिक रुचिकर होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि अचेतन ही किसी भी व्यवहार के घटित करने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसीलिए प्रक्षेपी परीक्षण अचेतन विचारों, भावनाओं और दुविधाओं को प्रकट करने के लिए तैयार किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं।
और आर ए की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो जो नेता अपनी कार्यशैली को कार्य अभिमुखी तथा निर्देशात्मक शैली से हटकर संबंध उन्मुखी, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नेतृत्व की बात हो रही है कि जो नेता अपनी कार्यशैली को, यानी कि अपनी जो कार्यशैली है उसको कार्य उन्मुखी और निर्देशात्मक शैली से हटा देता है, यानी कि जो वास्तव में होना चाहिए कार्य उन्मुखी और जो डायरेक्शनल शैली होनी चाहिए उससे संबंध उन्मुख कर कम निर्देशात्मक शैली और समायोजित करते हैं। वे किन सिद्धांतों का पालन करते हैं? लोकतांत्रिक नेतृत्व सिद्धांत हो नहीं सकता, स्थिति परक नेतृत्व सिद्धांत, परामर्शक नेतृत्व सिद्धांत, समता नेतृत्व सिद्धांत। तो आप देखेंगे तो ये हो नहीं सकता, परामर्श भी नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन सबसे अधिक सही दिखता है, प्रतीत होता है, वह होगा बी, यानी स्थिति परक नेतृत्व सिद्धांत का यह पालन करते हैं ऐसे नेता। स्थिति जैसी होती है उस तरह से अपने जो समायोजन कर लेते हैं अपने व्यवहारों को, दिशात्मक या अदिशात्मक कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करें जो कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। यहाँ पर विस्तृत मॉडल, प्रतिगमन, विस्तार और अपसारी सोच। सेकंड सूची में दिया गया सृजनात्मकता, टाइप 1 टाइप 2 बुद्धि और बुद्धि की संरचना, संवेगात्मक बुद्धि। तो आप देखेंगे कि मिश्रित मॉडल की अगर बात करें तो मिश्रित मॉडल एक तरह से जो ऑप्शन ये लोग दिए हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन वाला है कि मिक्स मॉडल किसे इस सूची सेकंड में किया जाएगा, इसलिए आप सेकंड पर बात करें। प्रतिगमन की बात करें, विस्तारण की बात करें, यानी कि इलोबरेशन और डाइवर्जेंट थिंकिंग। सबसे पहले हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को मिलाते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वह एक तरह की, आप देखेंगे कि एसआई मॉडल जो दिया गया था, किसके द्वारा? एसआई मॉडल दिया गया था गिलफोर्ड द्वारा, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 180 फैक्टर्स बताए थे। उस फैक्टर्स में अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाती है। तो अवश्य ही आप सबसे पहले अपसारी सोच को बुद्धि की संरचना से मिला दीजिए। वहीं आप विस्तारण को, एलोबरेशन को आप बहुत ही आसानी से मिलाइए, क्योंकि एलोबरेशन जो होता है यानी कि विस्तारण जो होता है वह कहाँ होता है? सृजनात्मकता में होता है। आप जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो वहां पर आप किसी एक वस्तु का विभिन्न उपयोग की बात करते हैं कि आप किसी भी एक वस्तु का कितना उपयोग बता सकते हैं, कितना विस्तारण बता सकते हैं, कितना इलोबरेट कर सकते हैं। तो अवश्य ही आप जो विस्तारण को है आप सृजनात्मकता से मिला देंगे। अब बचता है कि दो ऑप्शन, विस्तृत मॉडल और प्रतिगमन। तो हमारे पास संवेगात्मक बुद्धि बच रही है और विस्तृत मॉडल बच रहा है। तो हम देखेंगे कि जो प्रतिगमन है वह आप मिलाएंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 से। क्यों मिलाएंगे टाइप 1 एंड टाइप 2? आप जानते हैं कि बुद्धि के द्विस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया, एसोसिएट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। तो आप इसको मिलाएंगे और मिश्रित मॉडल को अब एक ही बचता है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस से मिला देंगे जो कि मिश्रित मॉडल के अनुरूप है। तो इस तरह से आप जो ऑप्शन सही करेंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न कि महामारी विज्ञान के अनुसार मानसिक रोगों के महामारी विज्ञान के विभिन्न मापक हैं। ठीक, अब यहां बात की जा रही है कि महामारी विज्ञान के अनुसार, यानी कि जब भी कोई महामारी आती है तो उसके अध्ययन के लिए जो विद्या शाखा प्रयोग की जाती है उसे महामारी विज्ञान कहा जाता है। के अनुसार मानसिक रोगों के महामारी विज्ञान के विभिन्न मापक, यानी कि कौन से मेजर्स हैं, कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सी कसौटी है जिसके आधार पर किसी भी बीमारी को महामारी घोषित की जा सकती है, कैसे कर सकते हैं। तो इस आधार पर आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, व्यापकता, क्षण व्यापकता, इंसिडेंट्स, प्रतिशतता, और इसके आधार पर एक कूट दिया हुआ है ABCD। आप उन कूटों में से किसी एक कूट को चयन करना है। तो व्यापकता यानी कि अगर वो बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है तो आप महामारी उसको कह सकते हैं, तो ये सही है। पॉइंट प्रिवियंस और इंसिडेंट यानी कि
यह इंसिडेंस है, तब भी आप इसको महामारी कह सकते हैं। प्रतिशतता की बात करें तो कुछ हद तक प्रतिशतता इस श्रेणी में नहीं आती है, तो अगर हम 4 को निकालें तो हमारे पास बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन है डी। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे होंगे, और आप कमेंट करके बताएं कि यह प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है और यह आपको किस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में लाभ दे रही है। साथ ही साथ आप इस व्याख्यात्मक सीरीज में बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तत्काल मिल जाती है। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।